साथ आस्था कौशिक। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीते उपचुनाव में 9 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उत्साहित है और हर हाल में मिल्कीपुर भी जीत दर्ज करना चाहती है। पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने के साथ माइक्रो लेवल तक जातीय समीकरण बिठाए हैं। चुनावी चक्रव्यूह के हिसाब से मंत्रियों को मैदान में भी उतारा गया है। उधर अखिलेश यादव भी पीडीए वाले फैक्टर और अवधेश प्रसाद के अनुभव से कॉन्फिडेंस में हैं। दोनों ही तरफ से जीत के दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी चक्रव्यूह में आखिर किसका मिल्कीपुर। इसी सवाल के इर्द गिर्द करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर का घमासान, अजीत वर्सेस चंद्रभानु। तैयारी हमारी बहुत जोरों से है। हमारे मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए हमारी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। हमारी जनता हमारे साथ है। मिल्कीपुर में 14 उम्मीदवार, किसका बेड़ा पार। योगी का मिशन जीत या अखिलेश बचाएंगे सीट। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। एक सीट एक चुनाव, किसका कारगर दाव। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। चुनावी चक्रव्यूह, कौन जीतेगा मिल्कीपुर। और वक्त महाबहस के सवालों का है, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। मिल्कीपुर में 14 उम्मीदवार, किसका बेड़ा पार। तो मिल्कीपुर का रण सजकर तैयार है। ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। मिल्कीपुर में 14 उम्मीदवार हैं कुल मिलाकर। अब किसका बेड़ा पार होगा, ये सब जनता के हाथ में है। योगी का मिशन जीत या अखिलेश बचाएंगे सीट। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। तो किसकी जीत होगी। चुनावी चक्रव्यूह, कौन जीतेगा मिल्कीपुर, ये आज का बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ेंगी। लेकिन शुरुआत अनुराग जी आप ही से कर लेते हैं। अब मिल्कीपुर में कुल 14 उम्मीदवार हैं। अवधेश प्रसाद जी की ये सीट अब उनके पुत्र मैदान में है और वहां चंद्रभानु पासवान, यानी जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने भी वही कार्ड आगे किया है जिस पर आप है। और साथ ही माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर बीजेपी काम कर रही है। तो अब बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। सवाल वही है कि मिल्कीपुर में किसकी होगी जीत। देखिए, अगर माइक्रो मैनेजमेंट की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसके मतलब समझ जाइए कि उन्होंने समाज में कोई काम नहीं किया है। अब मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब आप काम नहीं करते हो ना समाज में, जनता का सेवा नहीं करते हो, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते हो, तो जनता फिर आपको हरा देती है। फिर कोई मैनेजमेंट काम नहीं आता है। जैसे आपने लोकसभा में देखा, भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट कर रही थी। इतना माइक्रो मैनेजमेंट किया कि माइक्रो हो गए, 33 पे रह गए, कि हम 43 पे चले गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि समाज के अंदर में झूठी राजनीति बंद करके समाज में जनता के मुद्दों पे विकास की राजनीति करनी चाहिए। नफरत की राजनीति को त्याग देना चाहिए। समाजवादी लोग क्या करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हम यूथ के भविष्य की बात करते हैं, महिला समस्या के समाधान के लिए हम संघर्ष करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा बने, कैसे मजबूत हो, समाज कैसे विकास के रास्ते पे चले, इसकी बात करते ना। इसलिए जनता हमें चुनती है, जनता मुझे आशीर्वाद देती है। अच्छा, हम लोग तो प्रभु के आचरण और आदर्श को अपनाने वाले लोग हैं। ये प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए इनको आशीर्वाद नहीं मिलता।
हमें आशीर्वाद इसलिए मिलता है चूंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं और धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए हम है ना, विकास की राजनीति करेंगे ना जनता के लिए। भाई अब राजनीतिक पार्टी है, आपको जनता ने चुना है, सत्ता में बैठा है या विपक्ष में बैठा है, तो अपनी जिम्मेदारी आप निभाएंगे ना। हम तो विपक्ष हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। ठीक है अनुराग जी, बीजेपी प्रवक्ता, और प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का भी स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत जी, मिल्कीपुर का जो सियासी रण है वो पूरी तरह से तैयार है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन 2 लोगों पर सबकी निगाहें हैं। एक तो भाजपा के चंद्रभानु पासवान और दूसरे अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे, जो अब वहां से सांसद हैं। आस्था जी, मैं अपने दोस्त अनुराग जी की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि देश में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, जनता इनको चुन करके बिल्कुल बहुमत दे रखा है, देश तो यही चला रहे हैं, प्रदेश यही चला रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। अरे भाई साहब, लोकसभा के बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन इंडी गठबंधन हारा, हरियाणा का इलेक्शन इंडी गठबंधन हारा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सो कॉल्ड बटा हुआ इंडी गठबंधन हारा। अब भगवान जाने की कांग्रेस साथ में है कि नहीं है, इंडी गठबंधन साथ में है कि नहीं है। अब बात आती है कि माइक्रो मैनेजमेंट। आस्था जी, मैनेजमेंट तो देश की जनता करेगी, प्रदेश की जनता करेगी, अयोध्या की जनता करेगी। क्योंकि अयोध्या की जनता वो नहीं भूली है कि जब लोकतंत्र में अयोध्या की जनता ने एक सांसद को भेजा और उस सांसद को संसद में अखिलेश जी कहते हैं अयोध्या का राजा। अयोध्या का राजा तो सिर्फ एक हुआ है, अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाले राजा श्री राम। उनके अलावा अयोध्या का राजा तो कोई नहीं। वो ठीक है कौशल जी, पर जिस तरह से फैक्चुअल बात यह है कि लोकसभा चुनाव में ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी जीत गई, और उसके बाद चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, विपक्ष का कोई भी दल हो, वो सब अवधेश प्रसाद को अपने साथ ले लेकर जा रहे हैं। हर जगह महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपने साथ में बैठा रहे हैं, पार्लियामेंट में अपने साथ में बैठा रहे हैं। तो एक परसेप्शन सेटिंग की यहां पर कोशिश हुई, और उसके लिए उनके पास फैक्ट था कि भाई हम ये सीट जीत गए। उन्हीं के बेटे हैं अजीत प्रसाद। आप उनका भी सियासी अनुभव है, वो वहां से सांसद हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, जातीय समीकरण भी उनके साथ है क्योंकि वो वहां से चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी का परिवार डेवलपमेंट अलायंस, जो जिसको आप पीडीए कहते हैं, उसी का एक आउटकम है ये आने वाले दूसरे पासवान साहब, जो पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को पीडीए में कोई और नहीं मिला, इनके अपने परिवार का ही एक नेता मिला। ये तो समझने की बात है, और प्रदेश की जनता और मिल्कीपुर की जनता ये ध्यान रखेगी और जरूर बताएगी कि उन्होंने जो काम किया था उसके बाद जिस तरह से आज तक इंडी गठबंधन के लोग राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आए, अयोध्या में दर्शन करने नहीं आए। अरे अभी तो महान कुंभ चल रहा है, वहां पे भी दर्शन नहीं करने गए, जाकर के पुरानी फोटो डाल दी है हरिद्वार की, वो फोटो डाल करके इस तरह की जो दिखावे की राजनीति करते हैं और चुनावी फायदे के लिए हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे इंडी गठबंधन के लोगों को मिल्कीपुर की जनता उचित जवाब देगी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मानसिकता। अब आप देखिए हरिद्वार में गंगा को भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार के गंगा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन्हें स्नान क्या किया, क्या आप हरिद्वार को ही नकारने लग गए? आप भूल गए हरिद्वार आस्था का विषय है, वहां पे लोगों की बहुत आस्थाएं हैं। अपमान मत कीजिए हरिद्वार का, गंगा मां का अपमान मत कीजिए। कम से कम आपको समाजवादी पार्टी से नफरत हो सकती, मैं मानता हूं, लेकिन आप हरिद्वार से तो नफरत मत कीजिए ना। हमसे नफरत करते करते आप गंगा मां से, हरिद्वार से नफरत करने लग गए। अरे हमने तो आपसे बोला कि हम तो वो लोग हैं जो प्रभु को कण कण में मानते हैं, प्रभु को हर जगह मानते हैं। यही आपकी मेरी सोच में फर्क है। अनुराग जी हरिद्वार की गंगा को आपको शायद पता नहीं कि जो 2013 में सबसे रुकिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में महाकुंभ हुआ था, याद है आपको? कितना भव्य हुआ था। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे कुंभ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे हमने महाकुंभ करवाया था, आपने कहा ना जो उसमें 12 से 13 करोड़ लोग आए थे, स्नान किया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्षी दलों की लीडरशिप वहां नहीं गई है ना, वो तो 500 साल बाद हुआ था। एक आयोजन करना ठीक है, आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, लेकिन बतौर श्रद्धालु आप जाएंगे? आस्था जी जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए हम लोग तो हमेशा से इस चीज को मानने वाले लोग हैं और जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे?
लेकिन सवाल भारतीय जनता अनुराग पार्टी जी से पूछा जाएगा। अनुराग जी जवाब कि आप जवाब उसके आप किसी भी चीज को राजनीति में क्यों घसीटते हैं? भाई हम जाएंगे, हम लोग तो जाते रहे, कोई पहली बार थोड़ी है कि जाएंगे। ये अनुराग जी जाएगा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सोचिए, मैं अनुराग पूछता हूं बीजेपी वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इनसे बोलिए, कौशल जी जवाब जाएंगे दीजिए। इनके जो बैठे हुए हैं। कौशल अरे जी, अनुराग जी अब जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए कौशल जी। बात ये नहीं है, 144 साल बाद रुक जाइए। एक ऐसा मुहूर्त आया है जिस समय कुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हाँ या ना बताइए। एक सेकंड अरे, अनुराग जी, कुंभ में जवाब ले जाएंगे। लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपसे हाँ, बोलिए मुलाकात कौशल वही कांत जी। करेंगे। आपकी आवाज जा रही कौशल जी, आप बोलिए। हमारा वहां पर शिविर लगा हुआ है। जाएंगे कि चलिए नहीं अब उसकी बात बाद में करेंगे, हमारी बात नहीं करनी अरे है, शिविर बात लगा सच्चाई हुआ की है, करनी जाएंगे है। कि नहीं जाएंगे बताइए। 144 शिविर तो पूरा देश का, पूरा प्रदेश का लगा हुआ है। हम सब अनुराग जी, सबका क्या मैं लगा हुआ है। क्या मैं आपको आप जवाब जाएंगे दे कि नहीं सकता हूं? जाएंगे बताइए। मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो नहीं, होके भी हाँ आ गया, जाएंगे कि फिर नहीं जाएंगे? जाएंगे। अरे सर अब जवाब तो कहाँ होके आ सुने। गए? अनुराग फोटो जी, आप क्यों टोक रहे हैं उनको दिखाइए बीच में? कहाँ उनकी होके जवाब आ तो गए? सुन लीजिए ना। फोटो दिखाइए। कौशल कहाँ जी, होके आ आपकी गए? आवाज जा रही है, आप अपना जवाब दीजिए। अनुराग जी 144 साल के दिखाइए बाद ना, कब जब हो पूरा गया है? देश पूरा विदेश ना, लोगों आप कब की हो गया है? फोटो हुजूम दिखाइए। जिस ठीक है। तरीके से फोटो दिखाइए कब हो गया है? जिस तरह से अरे फोटो पूरा दिखाइए कब होके आए? हम एक आस्था मिनट जी अनुराग जी, प्लीज पलट के दिस इज सवाल नॉट आपके ऊपर आ डन। जाएगा। मैं आपको अलग से भेज दूंगा, आस्था जी आपको भेजूंगा, आप इनको भेज दीजिएगा। अलग ठीक? से क्यों भेजेगा? आप दिखाइए। अरे मैं अखिलेश कोई यादव किसी को नहीं भेजने वाला कौन हूँ, होता मैं है? अखिलेश सबके यादव लिए नहीं हूँ। दरवाजे खुले हैं। अखिलेश यादव नहीं हूँ मैं। जिसको जाना जाए, और ये डिबेट इस पर नहीं ना कि अपनी अनुराग- फोटो दिखाइए। अनुराग जी विषय आया क्योंकि खबर आई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जा सकते हैं, तो मैंने पूछ दिया। प्राण प्रतिष्ठा में अनुराग समझौता की जी- बात भी नहीं गए थे, तो कुंभ में जाएंगे कहीं से, तो वो अनुराग कोई सियासी या भाजपा का आस्था आयोजन जी, नहीं कह रहे पूछने की हैं। बात एक कर रहा हूं। सेकंड पीसीआर, इस तरह बहस नहीं चलेगी। मैं जिसका नाम सवाल लूंगी आपके उसकी से बात है। सुनाई जाएगी। 20 सेकंड कौशल कांत जी। आस्था जी मैं कोई अखिलेश यादव नहीं हूं जो अपनी फोटो दिखा के अपने हिंदू होने का प्रमाण देता रहूं। जिसको देखना हो जाकर के देख सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, 144 साल बाद जब कुंभ का आयोजन हो रहा, पूरे विश्व के लोग कुंभ की तरफ आ रहे हैं, प्रयाग के त्रिवेणी के संगम में आ रहे हैं, तब ये जाकर के अगर हरिद्वार में बात स्नान करेंगे तो ये बात आती है। और आज तक राम मंदिर नहीं गए। तीसरी बात, इन्होंने कहा इन्होंने कितना भव्य आंदोलन किया था 2013 में जो प्रयाग के कुंभ का आंदोलन किया था, उसमें टीपू ने, मुल्ला मुलायम सिंह जी के शहजादे टीपू ने किसको चुना था, जिम्मेदारी दी थी? चाचू आजम खान जी को जिम्मेदारी दी थी कुंभ का आयोजन करने के लिए। और उस कुंभ के आयोजन में हुआ क्या था कि उस समय 10 फरवरी 2013 को तो प्रयाग के स्टेशन पे भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद 42 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान गई। कितना महान अरेंजमेंट था। आज इस समय कुंभ के आयोजन में जिस तरीके से देश के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि देश की जीडीपी 1% बढ़ने वाली है, ये मैं नहीं कहता हूं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। आप ये समझिए 4 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, वहां से उतनी आमदनी होने वाली है। और अनुराग जी क्या गलत मैंने कहा? मैंने गलत क्या बोला? आदरणीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के शहजादे टीपू ने अपने चाचू आजम खान जी को कुंभ को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी थी। इसमें दुख क्यों हो रहा है? उसमें देखिए, कष्ट क्यों बहस हो जो रहा है ना है? वो फैक्ट्स पर करिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अनुराग नहीं, तो मैं भदौरिया तो फैक्ट कौशल बोला। कांत जी को कुछ कह रहे हैं आस्था और जी, कौशल कांत जी अनुराग भदौरिया जी को कुछ कह रहे आस्था जी, हैं। आस्था बहरहाल जी, मैंने तो हमारे बीच में फैक्ट 2 बोला। पैनलिस्ट और हैं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि इस पर हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, फिर मैं लौटूंगी। आप दोनों अपनी अपनी बात रखिएगा। हमारे बीच में प्रियंका गुप्ता जी। अनुराग जी शांत हो जाइए, आवाज प्रियंका गुप्ता जी की जा रही है। प्रियंका जी जवाब दीजिए इस बात का कि मिल्कीपुर में आपने पूरी तरीके से कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उसमें खबर चर्चाएं तो आई कि कितनी सीट कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है, कितनी मिलनी चाहिए, नेताओं के बयान भी आए, लेकिन यहां पूरी तरीके से आप समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और उस गठबंधन में 2024 में चुनाव लड़ा। उसके बाद जो उपचुनाव था, उस उपचुनाव में भी हम गठबंधन के साथ ही रहे। हम पूरा समर्थन दे रहे हैं और समर्थन के तहत मिल्कीपुर सीट पे भी हम समर्थन दे रहे हैं। परंतु यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कौशल कांत जी हैं, मैं उनको सुन रही थी। उन्होंने उनकी जो नफरत है, चाहे वो दलितों को लेकर हो, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो, जिस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य में जो है वहां के सांसद के बारे में कहा, अरे भाई राजा कोई वो बुरी बात तो होती नहीं, राजा तो प्रजा की सेवा करने के लिए बना होता है। पर इन्होंने उस शब्द को इतना क्या कहते हैं, क्राइम जैसा यूज किया। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से दलित विरोधी हैं, इसलिए इनको बहुत बुरा लगता है कि किसी दलित को अगर हम राजा कह देंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि दलित तो राजा हो ही नहीं सकता इनके हिसाब से। इन्होंने कहां दलितों पर आ गई?
और कुंभ पर तो डिबेट मिनी डिबेट मिल्कीपुर पर है। कुंभ पर तो हम 4-5 डिबेट कर चुके हैं, आगे और चर्चा करेंगे। आज तो मिल्कीपुर पे बात कर रहे हैं, उसका भी तो चुनाव आ रहा है ना। आप लोग कहाँ कुंभ और फिर कहेंगे कि राजनीति हो रही है कुंभ पर। मिल्कीपुर कहाँ आता है? अयोध्या में आता। मैं अयोध्या के सांसद की बात कर रही हूँ, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं उस चीज को। आप अच्छा, उसको कुंभ से समझाइए यहाँ हर कोई कुंभ के ही फंसाने। बेहतर है कि आप मुझे बोलने दें, और आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मुझे बुलाने से कोई फायदा नहीं होता। आप मुझे ये मत बताएं कि मैं कुंभ पर बात करूंगी कि मैं किस पर बात करूंगी। अब विषय पर रहिए ना। देखिए समय कीमती है, आप सबको बराबर समय मिले। आप किसी को भी मुलायम और मुल्ला बोले तो भी आप सुन लेंगी बैठकर, तब आप नहीं टोकेंगी। नहीं, आप सबके ऑडियो खुले, आप सबके ऑडियो खुले, और इसको आप कोई चिढ़ भरा शब्द मत मानिए। वो खुद ही अपने आप को ऐसा संबोधित करते रहे। नहीं, मोदी जी तो जाते नहीं है। एक समय पर ये तमगा था। मोदी जी तो किसी के साथ, इसको आप ये मत समझिए कि ये कोई टीजिंग शब्द है। ये तो एक समय पर तमगा था। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो खुद अपने आप को तमगा उन्होंने दे रखा था। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोई अनुराग जी अभी तक तो आप कुछ नहीं बोले, अभी तक तो आप कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे मिल्कीपुर पर डिबेट आई, जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंभ जाएंगे कि नहीं जाएंगे उस पर डिबेट आई, एकदम से विषय सब इधर उधर हो गए। बताइए अपशब्द क्या है अनुराग जी? अपशब्द क्या बोला मैंने अपशब्द बता दीजिए। आप अनुराग पार्टी के प्रवक्ता से अनुराग जी अपशब्द बता दीजिए। सवाल जब हो रहा है तो व्यक्तिगत हमले व्यक्तिगत हमले क्या हम लोग नहीं कर सकते? लेकिन हम राजनीतिक संस्कृति संस्कार व्यक्तिगत नहीं है। कौशल जी इस पिक्चर को नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। आप दिखा चुके हैं, वैसे भी हमारा विषय नहीं है, वैसे भी हमारा विषय नहीं। अरे भाई आस्था जी मुझे ये बताइए, माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के शहजादा टीपू अगर अपने चाचू आजम खान को 2013 के कुंभ की व्यवस्था देंगे तो मैंने गलत क्या कहा? नहीं, इस बहस को मिल्कीपुर पर रखिए, मिल्कीपुर पर रखिए। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है विजय उपाध्याय जी। मैं उनको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। विजय उपाध्याय जी, मिल्कीपुर के सियासी रण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ अजीत प्रसाद हैं, पीडीए के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी चली, लोकसभा में जीत मिली, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त बना ली। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उसी समाज से आने वाले चंद्रभानु पासवान को आगे किया है। तो एक तरफ बीजेपी कह रही गुड वर्क और माइक्रो मैनेजमेंट, और दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद, जाहिर सी बात है वो वहां से सांसद है, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। देखिए आस्था जी, एक तो मिल्कीपुर सीट ऐसी है जहां कैंडिडेट को ही इंपॉर्टेंस देती है वहां की जनता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को 4 बार जिताया तो 3 बार बीजेपी को भी जिताया, जिसमें जनसंघ भी रही है। तो वो वहां विचारधारा का कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन कैंडिडेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिल्कीपुर की जनता के लिए। सुरक्षित क्षेत्र है, वहां सबसे बड़ी आबादी पासी समाज की है जो 55 से 60 हजार है। इसीलिए सपा ने भी और भाजपा ने दोनों ने उसी कम्युनिटी से उम्मीदवार दिया। तीसरी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जिसपे सबकी निगाह है, आजाद समाज पार्टी, उन्होंने भी पासी समाज से ही कैंडिडेट दिया। इसकी वजह यही है कि सबसे बड़ी आबादी वहां पासी समाज है, और चूंकि सुरक्षित सीट है तो SC ST में से ही किसी को चुनाव मैदान में उतारना है। अब जो बेस वोट है दोनों पार्टियों के, वो करीब 1,20,000 दोनों के करीब बराबर हैं, बीजेपी के भी और समाजवादी पार्टी के भी। जीतने के लिए वोट जहां से चाहिए वो है अति पिछड़ा, अति दलित। फिर बात वही आ जाएगी, चलिए पीडीए में पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, इनकी बहुत अहम भूमिका है। आधी आबादी में इसलिए कह रहा हूं कि AFR जो अल्पसंख्यक है वो तो ऑलरेडी सपा के साथ इंटैक्ट नजर आता है मिल्कीपुर में। तो लेकिन आधी आबादी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और आप देखिए अभी चाहे महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो, झारखंड की बात हो, इन सभी जगहों पे महिलाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। मध्य प्रदेश से ये चलन शुरू हुआ, खासतौर पे लाडली बहना योजना वगैरह की वजह से। तो मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की एक 5 सीटों में से एक सीट है, तो उसका एक थोड़ा सा राजनीतिक महत्व है। दूसरा, अयोध्या में जब सपा जीती थी लोकसभा चुनाव, तो उन्होंने इसे भाजपा और RSS की हार के तौर पे, राहुल गांधी ने भी और अखिलेश ने भी इसे भाजपा और RSS की विचारधारा की हार के तौर पे, क्योंकि विचारधारा से उन्होंने जोड़ दिया, तो इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस बात को साबित करें कि लोकसभा चुनाव में हार एक फ्लूक था और विधानसभा उपचुनाव वो जीत लें, तो इससे लगे कि नहीं, विचारधारा अयोध्या में कम से कम नहीं हारी, क्योंकि अयोध्या 1984 से बीजेपी का शक्ति केंद्र रहा है। बीजेपी की बढ़त आप देखिए, इवन की समाजवादी पार्टी की भी ताकत 89 के बाद अयोध्या की घटनाओं की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बढ़ी है।
तो दोनों पार्टियों का एक तरीके से मैं मानता हूं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शक्ति केंद्र रहा है, इसलिए दोनों पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं यहाँ पर विजय जी? जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आप कांग्रेस की परिस्थिति को कैसे देखते हैं? हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए भी हैं और इससे पहले कम से कम चर्चा में तो आता था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष कभी बयान दे रहे हैं, कोई नेता बयान दे रहा है कि इतनी सीटें चाहिए, उतनी सीटें चाहिए। तो क्या अपने गठबंधन के अंदर आप कांग्रेस उस पोजीशन को खो चुकी है कि जहां वो कहे कि कितनी सीटें, मतलब वो ये मानकर चल रही है कि सपा है और उसको उसका साथ देना है, ये तय करना है? देखिए, कांग्रेस कई बार रीस्ट्रक्चरिंग से गुजरी है उत्तर प्रदेश में और एक बार फिर से अपने को रीस्ट्रक्चर कर रही है। कांग्रेस लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की और विधानसभा 2027 में जब होगा तो 200 सीटों पे लड़ने की एक योजना पे वो काम कर रहे हैं। इनके महासचिव जो इंचार्ज हैं अविनाश पांडे, यहाँ पे लोगों का इंटरव्यू करके पहली बार, वैसे ये चलन बड़ा रोचक है कि राजनीतिक दल इंटरव्यू करके पदाधिकारी नियुक्त करते हैं और कांग्रेस ने पहले भी कई बार ये कोशिश की थी, इंटरव्यू करके लोगों को नियुक्त किया था। इस बार फिर से वो नई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर सपा लड़ी होती तो स्ट्राइक रेट के आधार पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि सपा अकेले 48-49 सीटें जीत सकती थी, क्योंकि जिन 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ी उनका स्ट्राइक रेट 50% से काफी नीचे था और सपा का स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर था। प्रियंका गुप्ता, तो इस लिहाज से कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक सेकंड अनुराग जी। प्रियंका जी, सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि मिल्कीपुर की भले ही बात हो रही है लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे कांग्रेस की क्या पकड़ कमजोर होती जा रही है अपने गठबंधन दलों के भीतर। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में खड़ी है समाजवादी पार्टी भी, टीएमसी भी, और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ये स्थिति आ चुकी है कि सपा तय कर देती है, वो अनाउंस कर देती है, चाहे उम्मीदवारों के नाम हो, मीटिंग आप लोगों के बीच में हुई हो ना हुई हो, सपा तय कर देती है। देखिए आस्था जी, मैं ये पहली बार तो हुआ ना कि दिल्ली में इलेक्शन हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में भी लड़े थे, इससे पहले हम गुजरात में भी, गोवा में भी, सब तरह से लड़ रहे हैं। ये तो पहली बार है नहीं, इसको आप पहली बार देख रही है तो आपका नजरिया गलत है। दूसरी बात है, मैं कहना चाहूंगी उत्तर प्रदेश में हम उपचुनाव में नहीं जाना चाहते थे, वो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी और मिल्कीपुर सीट पर हम पूरी तरीके से उसी गठबंधन में, उसी जो हमने पहले डिसीजन लिया था उसी के लिए तहत जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। अब इसमें कहां से कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है? दिल्ली में पूरी तरीके से भरसक प्रयास के साथ हम लड़ रहे हैं, पूरी एनर्जी हमने वहां लगा रखी है और हम चाहते हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद हम पूरी तरीके से जो स्थिति होगी वो क्लियर करेंगे कि कहाँ क्या हमारा गठबंधन रहेगा। लेकिन अब आपके गठबंधन के सहयोगी दल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आके आपके खिलाफ भाषण देंगे, उनके नेता आपके मतलब कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, ये देखिए क्षेत्रीय दलों की अपनी एक सोच है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने किसी पार्टी के साथ विलय नहीं किया रास्ता जी। कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल जहां लड़ती है वहां खुलकर मैदान में लड़ती है, जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखती है। और जहां जहां भी, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के विरोध में है, केजरीवाल जो काम किया उनको उजागर कर रही है और अपनी नीतियां बता रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम? आस्था जी, आपने पूछा कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है, तो कांग्रेस की पोजीशन एक गाना बहुत बढ़िया आता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश में हो गया है। और इंडी गठबंधन का हाल तो ये कि कांग्रेस इन्होंने खुद कहा ना, कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है, उसे जहां अवसर मिलेगा, जो लोकल पार्टी उसके कंधे पे चढ़ करके अपना काम सीधा करेगी और जरूरत पड़ेगी तो देखिए जिस तरीके से इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में खड़ा हुआ है, इससे यह क्लियर होता है कि कांग्रेस का एटलीस्ट वर्तमान तो अभी नहीं है, भविष्य तो किसी का कोई बता नहीं सकता। वर्तमान समय में कांग्रेस की सिचुएशन बिल्कुल जो मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और ये मिल्की ये यूपी के उपलक्ष्य में आप कह रहे हैं कि दिल्ली के ये यूपी के उसमें कह रहे हैं, दिल्ली में भी इनका कोई अस्तित्व तो नहीं, लेकिन चुनाव तो कम से कम लड़ रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ना सबसे जरूरी होता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सरेंडर कर दिया है। क्योंकि यही समाजवादी पार्टी के लिए कमलनाथ जी कहते थे अखिलेश कौन है, और अखिलेश जी इनके लिए कहते थे चिरकुट पार्टी है, चालू पार्टी है, और इसीलिए मोदी जी इनको कहते हैं और सभी जानते हैं कि ये परजीवी पार्टी है। आपको दूसरे को शोषित करके, दूसरे से न्यूट्रिशन लेकर के, कौशल जी ठीक है, अपनी सत्ता की। कौशल जी एक सेकंड, अनुराग जी बात रखना चाह रहे, बोलिए अनुराग जी।
आस्था जी देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अपने चेहरा देख लिया। पहले तो जब हमने अयोध्या हरिद्वार की बात की तो हरिद्वार पे सवाल उठाने लगे, गंगा मां पे। उसके बाद फोटो दिखा रहे हैं। अरे भैया ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, चाहे कोई भी धर्म हो। हिंदुस्तान में चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, हम सब के यहाँ जाते हैं, सभी पर्व में शामिल होते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी वर्गों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप ऐसे फोटो दिखा रहे हो, हमने फोटो दिखाई क्या? हमने फोटो दिखाई क्या? आपके किसी नेता की फोटो नहीं दिखाई बाजार में जाते हुए या शामिल होते हुए रोजा में, रोजा अफ्तार में नहीं दिखाई ना। क्यों? क्योंकि हम इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सनातनी है। अब आपके साथ मुझे दिक्कत है कि आप सनातन को मानते कि नहीं मानते, सनातन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सनातन में आपने विवेकानंद जी ने जो शिकागो में बोला था, आपने सुना कि नहीं सुना? क्या कहा था उन्होंने? हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, जिस समाज से, जिस देश से, जिस धर्म से आते हैं, वह धर्म सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। हम तो वो भी हैं जो हमारे यहाँ शरणार्थी आते हैं, उनके भी धर्म का भी हम सम्मान करते हैं। हम वो लोग हैं जो लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम तो वो लोग हैं, हम तो वो लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा था जिस समाज के अंदर में नफरत और कट्टरपंथी पैदा हो जाती है, वो समाज नाश की तरफ जाता है। आप भी करते हैं, इसलिए आप सनातन पढ़िए, जानिए। आप नहीं जानते हो, इसलिए आप एक कैमरे में फोटो दिखाते हो। हम फोटो नहीं दिखाएंगे आपके नेताओं की जिस तरह से आपने दिखाई अभी। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, लेकिन मिल्कीपुर का जो सियासी रण है वो पूरी तरीके से तैयार है और इस दंगल में पार्टियों ने भी अपनी अपनी चुनावी ताल ठोक दी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीते उपचुनाव में 9 में से 6 सीटें जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उत्साहित है और हर हाल में मिल्कीपुर जीतना चाहती है। माइक्रो लेवल तक जातीय समीकरण पार्टी ने बिठाए हैं और चुनावी चक्रव्यूह के हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए वाले फैक्टर और अवधेश प्रसाद के अनुभव से कॉन्फिडेंस में। दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, लेकिन सवाल यही है जिसका जवाब जनता के पास है, आखिर किसका मिल्कीपुर। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।